हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज की इस टेस्ट सीरीज में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 20 क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेंगे। मेरी तबीयत खराब होने की वजह क्लास लाइव नहीं हो पा रही, क्लास रिकॉर्डेड ही आएगी अब, जब तक तबीयत सही नहीं होती। तो देख लिए आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वह आपके सामने स्क्रीन पर है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा। लघु पारेषण रेखा पर फेज दोष के लिए खालिस्तान प्रकार की रिले पसंद की जाती है, बताइए। लघु पारेषण रेखा पर फेज दोष के लिए किस प्रकार की रिले पसंद की जाती है, बताइए। प्रेरण प्रकार की, प्रतिघात प्रकार की, प्रतिष्ठम प्रकार की, प्रतिघात प्रकार की या महो प्रकार की। फटाफट से बता दीजिए पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लघु पारेषण लाइंस जो है उसके अंदर दोष के लिए अपन कौन सी रिले है, रिलक्टेंस रिले यानी कि प्रतिघात रिले। ऑप्शन नंबर 4 पहले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लगभग एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, बताओ। इनमें से कौन है जो एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। पारा वाष्प लैंप, बल्ब, ट्यूबलाइट, सोडियम वाष्प लैंप या एलईडी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए। तो एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित कौन करता है, सोडियम वाष्प लैंप करता है। वो सोडियम वाष्प लैंप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इस लैंप का जो चल टाइम पीरियड यानी कि इसकी लाइफ कितनी होती है, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो कितना होता है 24,000 घंटे। या फिर एक जगह मेरे को क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, लगभग 40 साल चलने वाला बल्ब कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो उसका भी जवाब क्या था, सोडियम वाष्प लैंप। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। डेल्टा संयोजन पर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध इनमें से कौन सा होता है, बताओ। डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच इनमें से कौन सा संबंध होता है, फटाफट से बता दीजिए। तो डेल्टा में जो है क्या होता है, वी एल इक्वल वी फेज, और करंट के बीच रिलेशन क्या होता है, आई एल इक्वल √3 वी फेज। तो फटाफट से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर के लिए। क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है, वोल्टेज का संबंध पूछा है, तो 3 नंबर ऑप्शन थर्ड में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेल्टा में करंट की कंडीशन ये होती है। इसके अलावा कई बार आपसे स्टार के लिए पूछ लेगा, तो स्टार में क्या होता है, स्टार में आई एल इक्वल क्या होता है, आई फेज होता है, और वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है स्टार में, वी एल इक्वल क्या होता है, √3 वी फेज। तो ये सब चारों रिलेशन आपको याद होने चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल का एसआई यूनिट क्या है। जो विद्युत वाहक बल है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, न्यूटन, एम्पियर, वेबर, वाट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए बोल रहा है एसआई यूनिट, तो क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब एक प्रत्यावर्ती को अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है, बताइए। एक अल्टरनेटर है, उससे अपन एवर एक्साइटेड बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेगेटिव पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर या लेगिंग पावर फैक्टर। क्या बोल रहा है, एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित बोल रहा है। तो देखिए 3 कंडीशन बनती है, तीनों ध्यान रखिएगा। अल्प उत्तेजित अल्टरनेटर क्या होता है,
अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करता है। सामान्य एक्साइटेड जो अल्टरनेटर है वह क्या करता है, यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करता है। और अति उत्तेजित जो अल्टरनेटर है वह क्या होता है, पश्चगामी पावर फैक्टर पर कार्य करता है। तीनों लाइनें याद रखना, लिख लेना। ऑप्शन नंबर थर्ड 5 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलाते समय खुलता है तो गति क्या होगी। बताइए, डीसी शंट मोटर को चल रही है, उस कंडीशन में क्षेत्र खुलता है तो गति क्या होगी। तो स्पीड क्या होती है, ईबी समानुपाती एन पाई। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां से क्या हो गया, एन स्पीड के व्युत्क्रमानुफ्लक्स। देखिए ये तो आप सभी जानते हो, यहां से नया रिलेशन क्या निकलता है, 1/5। फ्लक्स अचानक जीरो होगा तो स्पीड क्या होगी, मोटर की गति बहुत खतरनाक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, 6 में राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप यहां से इन क्वेश्चंस में फॉर्मूले पर आप जितना आपके टेक्निकल ये फॉर्मूले आपको जितने दिमाग में एकदम क्लियर होंगे तो उतने इस तरीके के क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। प्रैक्टिकली नहीं सोचना होता है एग्जाम में, फॉर्मूला क्या बोल रहा है वह सोचना होता है। तो देखिए फील्ड फ्लक्स जीरो होगा, अगर ओपन करेंगे तो स्पीड क्या होगी, खतरनाक कुछ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 6 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता आज के बाद ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंटिन्यू एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। एक पृथककारी यानी कि आइसोलेशन के लिए जो ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं उसमें टर्न्स रेशियो क्या होता है। पृथककारी ट्रांसफॉर्मर में टर्न्स रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर में पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है। बताओ, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो सेंटर टेप वाले में कितने डायोड की आवश्यकता होती है, 2 डायोड की आवश्यकता होती है। सर्किट लगभग सभी को याद होना चाहिए, कई बार सर्किट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है, इससे यहाँ से 3 ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ क्या लगा देंगे, लोड, एक डायोड यहाँ और एक डायोड यहाँ। यहाँ से क्या बन जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप वाला। ये सर्किट आपको हमेशा याद होना चाहिए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर तब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा जब क्या होगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन पूछी है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, जब क्या होता है, कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से बताइए 10 नंबर क्वेश्चन, एक तार के प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रति 0.005 ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, तो इसके तापमान पर तार का प्रतिरोध 2 ओम होगा। कितने तापमान पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा, फटाफट से सोल्व करके बताइए। करना क्या है, आर टी इक्वल आर नोट कोष्टक 1 प्लस एल्फा डेल टी, बता दो फटाफट से सोल्व करके। सभी वैल्यू आपको दे रखी है, आर नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 ओम दे रखी है। अल्फा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.005 ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है। RT की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ओम दे रखी है। फटाफट से सोल्व कर लीजिए। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूले में वैल्यू रखो और सोल्व करो। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, 2 इक्वल क्या हो जाएगा, आर नोट कितना दिया है, 1 कोष्टक
1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 0.005 इंटू T2 इंटू T2 माइनस 20। बस ये लिख ली वैल्यू अपन ने। अब इसे सोल्व कर लो। T2 इक्वल क्या हो जाएगा, फटाफट से सोल्व करोगे तो 200 प्लस 20, T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्व कर लेना, यही आएगा एकदम। फटाफट से सोल्व कर लेते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन तो देखो आपको करनी ही पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सेकंड 10 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केल्विन ब्रिज का प्रयोग खालिस्तान के माप के लिए किया जाता है। जो केल्विन ब्रिज है उसका प्रयोग खालिस्तान के माप के लिए किया जाता है। तो किस लिए करते हैं, धारा के धारिता के प्रेरकत्व, विद्युत दाब या निम्न प्रतिरोध। तो आप सभी जानते हो लो रेजिस्टेंस मापने के लिए अपन क्या करते हैं, केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 5 11 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य घरेलू वायरिंग में भू संपर्कन प्रतिरोध कितना होता है। बताइए, घरेलू जो सामान्य अर्थिंग है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो कितना होता है 5 ओम से कम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, फटाफट से सोल्व करके बताइए। डीसी परिपथ में R3 में धारा क्या होगी। R3 में आपको करंट पूछी है, फटाफट से फाइंड करके बताइए R3 में करंट क्या हो जाएगी। नोड लगा दे, नोडल विश्लेषण लगा दो या कुछ भी लगा दो, जो आपको आता है वो लगाओ और फटाफट से सोल्व करो इसे। तो नोड ए के ऊपर अपन केवीएल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फटाफट से मैं लगा रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग सोल्व करिएगा। आपको जो मेथड आता है, अगर मेरे वाला मेथड आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज देखिए, मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप ये नया मेथड सीखो। क्यों, क्योंकि अब एग्जाम आपके पास है, आपको जो मेथड आता है उस मेथड से आप करिएगा। मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, वी ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसमें फाइंड क्या करना है, R3 में करंट फाइंड करनी है। करंट फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, इसमें वोल्टेज चाहिए और प्रतिरोध चाहिए। वोल्टेज और रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस अपने पास 5 है। V की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से अपन V की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि VA की। यहाँ जो VA अक्रॉस होगा वो इसी में होगा, तो बस यहाँ से फटाफट से इसे सोल्व करते हैं। चलिए, VA माइनस 7.5 प्लस VA प्लस VA इक्वल 0। तो यहाँ से इसे आगे कैलकुलेशन करते हैं, इसके बाद यही होगा। हाँ, 3VA हो गया। देखिए 3VA इक्वल 7.5, VA इक्वल क्या आ गया यहाँ से 2.5 वोल्ट। बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो। VA की वैल्यू आपके पास आ गई, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो देखिए VA काफी लोगों को पता ही है कि नोड में A पे क्या होगा, वही ये वोल्टेज होगा। अपन मान के ये इक्वेशन बनाई और यहाँ से VA की वैल्यू फाइंड कर ली। इधर यही वोल्टेज आएगा जो VA के अक्रॉस है, तो यहाँ से V/5 कर देते हैं, फटाफट से वैल्यू आ जाएगी 2.5/5 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सेकंड। आसान सा न्यूमेरिकल है, आपके सामने मैंने पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना, वीडियो को रोक कर पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। चलिए, या फिर आपको जो मेथड आता है उस मेथड से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लास एच अवरोधन सामग्री के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान। काफी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हर बार मैं क्वेश्चन क्यों लाता हूँ ये टेस्ट सीरीज में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, एच क्लास के लिए 180।
HCYA, ये लगभग याद रखना, सीधा पूरा ही याद कर सकते हो वैसे तो। ये आई भारतीय फिल्म हिंदी से, ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। 90, 105, 120, 130, 155, 180, 180 से ऊपर एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए हाथ से। अगर आप 4-5 बार टेबल लिखोगे तो आप आसानी से याद कर लोगे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपको आइसोलेटर का सिंबल पूछा है, बता दीजिए फटाफट से। आइसोलेटर का सिंबल, तो आइसोलेटर का सिंबल इसमें से कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको भी बता देता हूँ, ये किसका सिंबल है, अर्थिंग का सिंबल है। ये किसका है, सर्किट ब्रेकर का। विभव पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का। और ये किसका हो गया, आइसोलेटर का। यही आपको पूछा है। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 15 में। जैसे ही तबीयत सही हो जाएगी लाइव लेंगे क्लास, अभी थोड़ी लाइव नहीं हो पा रही। रिकॉर्ड तो कर सकते हैं बीच में, अगर वीडियो रोक कर पुश करके वॉइस बंद करके है, काफी तरीके होते हैं, उस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आपके लिए। लाइव जैसे ही तबीयत ठीक हो जाती है करेंगे। कल तो अपनी रक्षाबंधन की छुट्टी थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई, आज अपनी ये क्लास हो रही है, वो भी रिकॉर्डेड है। अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, धातु और अर्धचालक द्वारा किस प्रकार के विशेष उद्देश्य डायोड बनाया जाता है, बताइए। धातु और अर्धचालक द्वारा किस प्रकार का विशेष उद्देश्य डायोड बनाया जाता है, तो कौन सा डायोड होता है। इसके पास में जुड़ा होता है, थोड़ा सा सिंबल सही नहीं बना है, कौन सा होता है, ये सिंबल किसका वही होता है। इसको सिंबल पता है वो फटाफट से बता देगा। कौन सा होता है, शॉर्ट की डायोड, काफी इंपॉर्टेंट है। करते क्या है, ये होता है मेटल सिलिकॉन जंक्शन। ये कैथोड है, ये एनोड है। ये मेटल रीजन हो गया, ये क्या हो गया, एन रीजन। ये जो पॉइंट, ये जो है आपको दिख रहा है सामने, ये क्या होता है, मेटल सिलिकॉन जंक्शन। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, शॉर्ट की डायोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, बिजली प्रणाली का उदासीन भूसंपर्कन से खालिस्तान से जुड़ा होना चाहिए, सीधा। हाँ, एक प्रतिरोधक के माध्यम से, एक रिएक्टर के माध्यम से, ऊपर में से कोई भी, तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन 17 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, स्थैतिक विद्युत खालिस्तान, बताइए। परिपथ में प्रवाहित होती है, परिपथ में प्रवाहित नहीं होती। आप सभी जानते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, प्रवाह नहीं होता। 18 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, जब दो चालकों को जोड़ा जाना होता है तो खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, बताइए। जब दो चालकों को जोड़ा जाना होता है तो खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, निलंबन क्लैंप, संयोजन स्लीव, बंधन तार, तनाव क्लैंप, इनमें से कोई भी नहीं। तो दो कंडक्टर को अगर जोड़ना होता है तो संयोजन स्लीव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड 19 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध चालक में निशुद्ध ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बताइए। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वह प्योर कंडक्टर में कितना होता है, प्योर कंडक्टर के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, बताइए।
तो कितना होता है प्योर कंडक्टर में 0 इलेक्ट्रोवोल्ट। यहां से एक चीज और बनती है एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप का यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, कई बार ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनके फॉरबिडन एनर्जी गैप याद रखिएगा। हम आपके सामने देखिए ये सभी इलेक्ट्रोवोल्ट यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप। जर्मेनियम जो होता है, जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है 0.72 इलेक्ट्रोवोल्ट। सिलिकॉन के लिए कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक के लिए कितना होता है 1.4 होता है। कैडमियम सल्फेट, कैडमियम सल्फेट के लिए कितना होता है 2.4 होता है। सिलिकॉन कार्बोइड के लिए कितना होता है 3.3 होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक प्योर कंडक्टर का पूछते हैं। तो ये 2-4 है, इनको अगर आप याद रखना चाहो तो रख लेना, एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ये वही है जो कंटिन्यू एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। कैडमियम सल्फेट और गैलियम आर्सेनाइड या सिलिकॉन जर्मेनियम, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, याद रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चन, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, इस सीरीज अगर पसंद आई तो अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए। और मिलेंगे कल सुबह दोबारा, अगर तबीयत सही हुई तो लाइव, अदरवाइज रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज आपके लिए आ जाएगी इसी टाइम पर सुबह 7:25 के लगभग। तबीयत सही हुई तो लाइव करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल।